हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और आप सब लोगों का स्वागत है मेरी इस वीडियो के ऊपर। और आज की हमारी वीडियो बेसिकली बनने वाली है अभी करंटली हो रहे दिल्ली के बॉर्डर्स के अक्रॉस फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर और उससे रिलेटेड 3 एक्ट्स के ऊपर, यानी वो 3 कृषि कानून जो मोदी गवर्नमेंट ने पास करे हैं उनके ऊपर। तो दोस्तों मैंने अपने सीए एनआरसी के वीडियो के टाइम पे भी आप लोगों को कहा था कि डेविल ऑलवेज लाइज इन द डिटेल। आप जब तक बिल नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप उसको डिटेल रीड नहीं करेंगे, आप फेसबुक पोस्टों पे, व्हाट्सएप मैसेजेस पे और मीडिया पे भी मैं कहूँगा, क्योंकि मीडिया वाले भी बिल नहीं पढ़ते ना ही बताते हैं, अगर आप इन मीडियम्स पे डिपेंड रहेंगे तो फिर आप लोग गुमराह होएंगे और आप उस भीड़ का पार्ट बनेंगे जिन्हें सच में ही नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो उसी भीड़ से बाहर निकलने के लिए, अलग होने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर हम लोग जो 3 बिल पास करे गए हैं उनको पढ़ेंगे भी और आपको उसके बारे में बताएंगे भी कि उन बिल्स के अंदर बेसिकली लिखा क्या है, और बाद में उसका डिसीजन आप लोगों पे छोड़ेंगे कि क्या ये प्रोटेस्ट सही है या क्या वो बिल गलत है। तो दोस्तों बिना समय को बर्बाद करे आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि हम पूरा बिल नहीं पढ़ पाए तो हम उन वैल्यू पॉइंट्स को तो एटलीस्ट निकाल दें जो उन किसान भाइयों को जिनके मन में डर है उसको सॉल्व कर पाए, या आप लोगों को अगर आपके मन में कोई शंका है कि ये बिल गलत है तो वो सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों आइए हम इन बिल्स के बारे में और उस पूरी टाइमलाइन के बारे में जानते हैं कि कैसे ये बिल्स रिलीज हुए और क्या क्या उसके बाद के इंसिडेंट्स हुए। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि टोटल ये कितने बिल्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, टोटल ये 3 बिल्स हैं जिनको 5 जून यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन मोदी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस में पास करा था। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब हाउस यानी पार्लियामेंट जब सेशन में ना हो और आपको कोई कानून लागू करना हो तो आप उसके लिए ऑर्डिनेंस रिलीज कर देते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के अंदर इन 3 कानून को, इन 3 बिल्स को पास कर दिया था और देश में लागू कर दिया था। मगर जब पार्लियामेंट वापस आई तो मोदी गवर्नमेंट ने इन तीनों कानूनों को पार्लियामेंट से पास कराया और 27 सितंबर तक इन तीनों कानूनों को प्रेसिडेंट से असेंट करा के देश में लागू करा दिया। तो दोस्तों ये 3 कानून कौन से हैं, पहले तो हम इनके बारे में जान लेते हैं और ये कुछ इस प्रकार से हैं। फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, फार्म एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन बिल 2020, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 विच इज एन अमेंडमेंट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। सबसे पहले बात करते हैं फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 के बारे में। दोस्तों यही वो एक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्प्यूट मच रहा है, क्योंकि ये एक्ट एपीएमसी एक्ट के पैरेलल है और उसको रिप्लेस कर रहा है। तो इसको समझने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ लेता हूं। आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, सपोजिटली मैं ये मान लेता हूं कि आप जो इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं एक खिलौने का बिजनेस कर रहे हैं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अपना खिलौना सिर्फ उसी जगह पे बेच सकते हैं, उसके अलावा कहीं और नहीं। तो आपको कैसा लगेगा? आपके मन में सवाल उठेगा, यार मेरे को बंदिश क्यों लगाई जा रही है, मेरे को अपॉर्चुनिटी या फ्री मार्केट क्यों नहीं दी जा रही? तो दोस्तों एपीएमसी एक्ट कुछ इसी प्रकार का एक्ट था। एपीएमसी एक्ट के अंदर किसान अपना सामान सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी मंडीज में सेल कर सकते थे, मगर आफ्टर दिस बिल किसान अपना माल एपीएमसी मंडी के अलावा और भी बहुत सारे लोगों को सेल कर सकते हैं। दोस्तों एपीएमसी मंडी के पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको इस डायग्राम को देखना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करता है। किसान अपना सामान एपीएमसी मंडी में लेकर आता है, एपीएमसी मंडी में जो आड़ती हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, वो उसका भाव मोल लगवाते हैं, वहां पे आए हुए लोग उसके लिए बोली लगाते हैं, बोली लगने के बाद वो सामान वहां पे आए हुए लोगों को, होलसेलर्स को सेल कर दिया जाता है। होलसेलर्स इस सामान को आगे जाके रिटेलर्स को सेल करते हैं या फिर कुछ केसेस में कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरे इस चेन के अंदर एपीएमसी को रिप्लेस करके अब किसान अपना सामान डायरेक्टली होलसेलर को भी सेल कर सकता है, चाहे तो एपीएमसी में सेल कर सकता है, चाहे तो रिटेलर को सेल कर सकता है, और चाहे तो खुद मंडी लगा के बैठ सकता है। तो दोस्तों अब इस बिल का विरोध हो क्यों रहा है, हम उसको जानने के लिए बिल के बेयर एक्ट को ही पढ़ लेते हैं। दोस्तों बहुत ही साधारण सा बिल है, बहुत ही सिंपल सा बिल है, और मुख्यतः इसमें 3 बातों का ही मेन जिक्र किया गया है। इसमें अंदर दी गई 3 बातों में सिर्फ इतना ही बोला गया है कि एनी फार्मर कैन सेल हिज आइटम एनीवेयर ही वांट्स।
इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। साथ के साथ अगर आप नीचे पढ़ेंगे क्लॉज तो उसमें यह लिखा गया है कि पेमेंट, अगर कोई भी ट्रेडर जो किसान से सामान खरीद रहा है उसको उसकी पेमेंट सेम डे में करनी है, नहीं तो कम से कम 3 दिन के अंदर करनी है, यानी पेमेंट की गारंटी भी इसी बिल के अंदर दी गई है। तीसरा, इसके अंदर जो मेन पार्ट एक और कहा गया है वो ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी फी या सेस एपीएमसी के नाम पे किसानों से इस बिल के अंतर्गत नहीं ले सकती। दोस्तों, जो ये बिल है, ये बिल सिंपली किसानों को और ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहा है और ज्यादा मीडियम्स दे रहा है अपना सामान सेल करने के। ना ही इस बिल में कहीं पे बोला गया है कि इस बिल के बाद से एपीएमसी बंद हो जाएंगे, और ना ही इस बिल में बोला गया है कि किसान अपना सामान एपीएमसी में नहीं सेल कर सकते। यानी आपके पास एक रास्ता तो है चंडीगढ़ जाने का, सरकार आपको 2 या 3 रास्ते और दे रही है जिससे आप चंडीगढ़ जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्णय लेना है कि आप चंडीगढ़ पहले रास्ते से जाएंगे या दिए गए नए 2 रास्तों से। तो सरकार इस बिल के माध्यम से आपको एक रास्ता और दे रही है अपने सामान सेल करने का, ना कि आपका पुराना रास्ता बंद करके कह रही है कि आप सिर्फ इसी रास्ते से अपना सामान सेल करें। दोस्तों, इसी कड़ी में जो दूसरा बिल गवर्नमेंट ने रिलीज किया है वो है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल 2020। इस बिल के अंदर गवर्नमेंट ने इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगलाइज किया है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अगर कुछ नुकसान हो जाता है किसान को तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर क्लॉजेस दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझाने के लिए मैं आपको छोटे से शब्दों में इतना बता देता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेसिकली क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान को ऑलरेडी पहले बता दिया जाता है उसके बायर द्वारा कि उसको इतना सामान चाहिए और वो उसको इतने प्राइस में खरीदेगा। इससे फायदा ये होता है कि किसान को बोने से पहले ही पता होता है कि उसको कितना बोना है और उसको कितना उगाना है और कितने उगाए पे उसको कितना प्राइस मिलेगा। इससे किसान एक तरीके से सिक्योर हो जाता है कि कम से कम उसकी फसल खरीदने के लिए एक खरीदार खड़ा है। दोस्तों, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेसिस पर ही बाय करती हैं, और जितनी भी दुनिया में विकसित देश हैं जिनको हम लोग एडमायर करते हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रिंसिपल ही चलता है। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि लेस की कंपनी अपने आलूओं को एपीएमसी की मंडी में नहीं खरीदती, वो उसको फार्म से, किसानों से डायरेक्ट खरीद के आती है। वो किसानों को बताती है कि उनको कितना आलू चाहिए, किस साइज का आलू चाहिए, किसान उस आलू को उतने साइज के हिसाब से बोता है, उतना उसको उगाता है और लेज वालों को सेल कर देता है। इससे किसान भी खुश होता है और कंपनी भी वन पॉइंट ऑफ सोर्स से डील करके खुश रहती है। तो उन्हें से पहले किसी भी किसान को पता हो कि उसका सामान बिक चुका है या वो बिक ही जाएगा, तो इससे बढ़िया खुशी किसी किसान के लिए क्या ही होगी। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुछ इसी प्रिंसिपल पर वर्क करती है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल 2020 निकाला है। क्योंकि ये नया प्रोसेस है इंडियन फार्मर्स के लिए और उसमें उनका शोषण भी हो सकता है किसी बड़ी कंपनी द्वारा, तो सरकार ने इस पूरे बिल को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और किसानों की प्रोटेक्शन के लिए भी इसके अंदर क्लॉजेस दिए गए हैं। तो हम लोग बिना किसी समय को बर्बाद करे इसके बिल को पढ़ते हैं और इसके अंदर दिए गए क्लॉजेस को आपको बहुत ही क्विक पॉइंट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। दोस्तों, इस फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल के अंदर कुल 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे किसानों के मन में डर और आप लोगों के इस बिल के प्रति अच्छा या बुरा होने की शंकाओं को दूर कर सकते हैं, और हम अपने उन 5 ही पॉइंटों को इन सारे क्लॉजेस में मेनली पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप क्लॉज नंबर 3 पे जाएं तो उसमें बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो टाइम पीरियड है वो एक क्रॉप सीजन से लेकर मैक्सिमम 5 साल तक हो सकता है। यानी आप किसी फार्मर को अपने साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज रखना चाहते हैं तो उसका टाइम पीरियड मिनिमम 3 महीने या 6 महीने जो भी एक क्रॉप का सीजन है वो होगा, या फिर मैक्सिमम 5 साल होगा। उससे ज्यादा बड़ा टाइम पीरियड आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रख सकते। अगला, स्पेसिफिकली जो किसान हमारे एमएसपी पे लड़ाई कर रहे हैं या वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करें और प्राइसेस सही ढंग से नहीं मिल पाए तो क्या होगा, तो दोस्तों आप क्लॉज 5 को ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है प्राइस शैल बी रिटन इन कॉन्ट्रैक्ट इन एडवांस। अगर कॉन्ट्रैक्ट में इन एडवांस में प्राइसेस नहीं लिखे हुए तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्म्ड एज वॉइड। अगर प्राइस फ्लक्चुएटिंग है या वो वेरी कर रहे हैं तो भी जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ही हैव टू गिव अ गारंटीड प्राइस, नहीं तो गारंटीड प्राइस के साथ साथ उसको एपीएमसी गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म से रेफरेंस लेना पड़ेगा कि वो उसे गारंटीड प्राइस के ऊपर कितना अमाउंट और एक्स्ट्रा पे करेगा अगर किसान को नुकसान होता है।
फ्लक्चुएटिंग ऑफ प्राइस से। मगर अगर किसान ने पहले से ही अपना कॉन्ट्रैक्ट में प्राइसेस लिखवा रखा है तो बट ऑब्वियसली बात है कि किसान तभी कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा जब उसको उसका फायदा हो रहा है। तो ये बहुत अच्छे से क्लॉज 5 में मेंशन किया गया है। साथ में क्लॉज 6 में बताया गया है कि अगर आप कोई सीड रिलेटेड प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो आपको उसकी 2/3 पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मिलेगी और बाकी पेमेंट 30 दिन के अंदर मिलेगी। अदर आइटम्स यानी बाकी चीजें जो सीड आइटम्स नहीं है उनकी पेमेंट आपको एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही मिलेगी। दोस्तों बहुत ही क्लियरली इन लोगों ने मेंशन किया है कि आपको एडवांस में पेमेंट बतानी है और उसको डिलीवरी के टाइम पे आपको पे करना है। और ये एक आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ, एक एक्ट के अंदर लिखा हुआ पार्ट है जो हमारे किसान एमएसपी लिखी हुई की डिमांड कर रहे हैं, उसी का ही एक पार्ट है। दोस्तों अगर आप क्लॉज 8 में जाएं तो ये उस चीज के डर को दूर करता है जो हमारे किसानों के मन में है कि क्या उनका लैंड पे कब्जा कर लिया जाएगा। दोस्तों स्पेसिफिकली क्लॉज 8 में मेंशन किया गया है कि नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट विद सेल, लीज और मॉर्गेज ऑफ लैंड। यानी आप ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसान के साथ नहीं कर सकते जहां पे आप उसकी जमीन को या तो खरीदने की बात करें या फिर लीज करें या फिर उसको रेंट करने की या मॉर्गेज पे लेने की कोई बात करे। तो दोस्तों बहुत ही कैटेगरी की इन लोगों ने मेंशन कर दिया है कि लैंड का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी किसान के साथ कोई भी कंपनी नहीं कर सकती। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सिर्फ और सिर्फ फार्म गुड्स का होगा। दोस्तों इसी के तरह इसी के अंदर इन लोगों ने स्ट्रक्चर ऑन फार्म लैंड की तक भी बात करी कि अगर कोई कंपनी उस लैंड पे स्ट्रक्चर बना रही है या किसान को बोल रही है कि आपको इसे इतना कवर करना है तो फिर कंपनी वो सारा कॉस्ट बियर करेगी और वो सारा का सारा स्ट्रक्चर किसान का ही होगा अगर वो बनाने को उसे बोला गया है तो। दोस्तों एंड में क्लॉज 12 के अंदर जो पांचवा हमारा पॉइंट है वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक रजिस्ट्री अथॉरिटी बनाएगी जो इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रजिस्टर करेगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से एमएसपी के डाउट को और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे लैंड को कोई एक्वायर ना कर ले उसके डाउट को इस बिल के अंदर क्लियर किया गया है। और अगर उसके बाद भी कोई आशंका रह जाती है, किसान किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाता, ब्रीच करने में फंस जाता है, तो दोस्तों वो तक के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट का एक बहुत ही अच्छा क्लॉज दिया गया है। पहला क्लॉज तो यही है कि किसान एक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कोई कॉन्सिलेशन टीम बनाए, यानी 2 लोग किसान दे, 2 लोग कंपनी दे, ऐसे 4 लोगों की ऑलरेडी एक नाम लिख के वो लोग कॉन्सिलेशन टीम बना लें कि अगर कल को कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत आती है, डिस्प्यूट होता है, तो वो 4 लोग बैठ के यानी 2 कंपनी की तरफ से और 2 किसान की तरफ से बैठ के डिसाइड करेंगे कि ये डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व करना है। और अगर ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता कॉन्सिलेशन टीम से या कॉन्सिलेशन टीम के बारे में आप लिखना भूल गए अपने कॉन्ट्रैक्ट में, तो एसडीएम, उस इलाके का जो एसडीएम है वो डिस्प्यूट रिड्रेसल अथॉरिटी बन जाएगा, यानी उस डिस्प्यूट को खत्म करने वाली अथॉरिटी एसडीएम होगा। आप एसडीएम के पास 30 दिन के अंदर, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हुआ है या कोई आपको पेमेंट नहीं हुई है या कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, तो आप 30 दिन के अंदर एसडीएम के पास जा सकते हैं। और एसडीएम को इतनी पावर दी गई है कि वो किसी सिविल कोर्ट की तरह ऑर्डर सुनाए। और कैसे ऑर्डर सुनाए आप वो देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अगर किसान का पैसा कंपनी नहीं दे पाई है तो उसका जो ड्यू अमाउंट है उसका 1.5 गुना, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए किसान का देना था और आप उसे नहीं दे पाए हैं, तो भैया अगर एसडीएम ने ऑर्डर सुना दिया तो आपको उसको 1.5 गुना यानी 1.5 लाख रुपए और यानी 2.5 लाख रुपए किसान को देना होगा। और अगर गलती से किसान अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाता और कंपनी को जो क्या कहते हैं उपज थी जो कंपनी ने उससे डिमांड करी थी वो पूरी नहीं कर पाता, तो किसान को सिर्फ उतना ही नुकसान पे करना है कंपनी को जितना कंपनी को रियलिटी में हुआ है। साथ के साथ इसके अंदर इतना अच्छा क्लॉज एक ये भी दिया गया है कि अगर फोर्स मेजर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है जिसको कहा जाता है कि अनफोरसीन इंसिडेंट्स, यानी जो इंसिडेंट हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते या हमने देखे ना हो कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, अगर उस इंसिडेंट्स के अंदर जैसे कि ओले पड़ गए या बेमौसम बारिश हो गई, अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट के अंदर किसान की खेती बर्बाद हो जाती है और किसान अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाता, तो फोर्स मेजर के इस क्लॉज के अंदर किसान को 1 रुपया भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पे या कॉन्ट्रैक्ट खराब होने पे उस कंपनी का नहीं देना। इतने क्लॉजेस इसके अंदर दिए गए हैं किसान के प्रोटेक्शन के लिए, किसान की जमीन के प्रोटेक्शन के लिए और साथ के साथ किसान की अपनी फसल की प्रोटेक्शन के लिए। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप इस बिल को पूरा पढ़ेंगे, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, तो सच में फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल ही है।
तो दोस्तों इसी कड़ी में जो हमारा तीसरा कानून या तीसरा एक्ट, एक एक्ट ना होकर के एक अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट का मतलब होता है किसी पुराने एक्ट या कानून में किया गया बदलाव। तो दोस्तों 1955 के अंदर हमारे देश में एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट करके कानून बनाया गया। दोस्तों ये कानून तो 1955 में आया, मगर इसकी नींव अंग्रेजों द्वारा आजादी के पहले रखी गई थी। अंग्रेज जब भारत के अंदर आए तो उन लोगों का मकसद साफ था, वो यहाँ बिजनेस करने आए थे और वो यहाँ से वैसी चीजें ले जाना चाहते थे जिनसे उनको मॉनेटरी यानी पैसों के तौर पे फायदा हो। तो दोस्तों जब अंग्रेज भारत के अंदर आए तो उन लोगों ने कुछ प्रोडक्शंस यानी कुछ फार्म प्रोड्यूसेस को एसेंशियल कमोडिटीज या सब्जेक्ट टू दी ब्रिटिश रूल के अंदर एक एक्ट बना के डाल दिया, जहां पे वो फार्मर्स को फोर्स करते थे सिर्फ वही उपज उगाने के लिए जो उनको चाहिए। आप लोगों ने अगर ओपियम वॉर के बारे में सुना हो तो चाइना के साथ हुए ब्रिटिशर्स के ओपियम वॉर की कहानी भारत से होते हुए ही जाती है। भारत के अंदर अंग्रेजों ने हमारे किसानों को फोर्स किया ओपियम यानी चरस उगाने के लिए, और वो ओपियम वो बेचते थे चाइना में और उस ओपियम के बदले में खरीदते थे चाय, जो चाय अंग्रेजों को बहुत पसंद थी और इंग्लैंड और यूरोप में बहुत ज्यादा बिकती थी। तो दोस्तों इसी तरीके से अंग्रेज ओपियम, कॉटन और ऐसे अनगिनत प्रोडक्शंस को इंडिया में इन्फ्लुएंस करते थे और फार्मर्स को फोर्स करते थे एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर उनको उगाने के लिए। 1955 में जब ये कानून बनाया गया तो सरकार ने इसी प्रकार से बहुत सारे फार्म प्रोडक्शंस को और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एसेंशियल कमोडिटीज में रख दिया। एसेंशियल कमोडिटीज के नाम पे सरकार किसानों को यह बताती है कि आपको क्या उगाना है, कितना उगाना है, उसे कहां स्टोर करना है, उसे किधर स्टोर नहीं करना है, उसे किसे बेचना है और कितना बेचना है। इस पूरे के पूरे लॉ और रूल्स के अंदर किसानों के ऊपर एक बर्डन बन जाता था और उनको एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर अगर प्याज अपना 100 किलो बेचना है और सरकार ने बोला कि जी आप 100 किलो प्याज नहीं बेच सकते, आप सिर्फ 10 किलो प्याज बेच सकते हैं, तो उनको वो 10 किलो ही बेचना पड़ता था। अगर आप अपना आलू इंडिया के बाहर भेजना चाहते हैं और सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर उस पर रोक लगा दी है तो आप वो अपना आलू इंडिया के बाहर नहीं भेज सकते थे। तो इस बार 2020 के अंदर किए गए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अमेंडमेंट के अंदर सरकार ने सारे फार्म प्रोड्यूसर्स को इस एसेंशियल कमोडिटी से निकाल दिया है ताकि फ्यूचर में, भविष्य में इनका मिसयूज ना किया जाए। दोस्तों इसके बाहर निकालने से हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स पे जो कि पल्सेस हैं, पोटैटोज हैं, एडिबल सीड हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अब वो साया काले बादलों का हट चुका है और किसान उसको जिसको भी चाहे सेल कर सकते हैं और जिसको भी चाहे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सरकार उस पर कानून इतनी आसानी से अब नहीं बना सकती। तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे जब तीनों बिल में सब कुछ इतना अच्छा है तो हमारे किसान भाई क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? दोस्तों उसके पीछे का रीजन बिल्कुल ही सिंपल है और वो है कि हम लोग बदलाव से डरते हैं। उसी तरीके से हमारे किसान भाई बदलाव से डर रहे हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ये सिस्टम जो बदल गया उसके बाद उनके साथ फ्यूचर में कोई नुकसान ना हो जाए, और इसी डर के ऊपर उन लोगों को और डराया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को उनको समझाना होगा और हम लोगों को खुद समझना होगा कि सेम ही चीज तब हुई थी 1980 में जब कंप्यूटर्स इंडिया में आ रहे थे। इतना विरोध हुआ, इतना ज्यादा उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ कि कैसे एक कंप्यूटर 99 लोगों की नौकरी खा जाएगा और कैसे देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मगर हुआ क्या? बिल्कुल उसके विपरीत। आज की डेट में इंडिया सॉफ्टवेयर पावर है। दुनिया में इंडिया का डंका अगर जाना जाता है तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स के थ्रू ही जाना जाता है। आज की डेट में रेलवेज के बाद अगर सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट इंडिया में कोई एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो टीसीएस है, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। दोस्तों उसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक के टाइम पे बोला गया कि कैसे एक प्राइवेटाइज बैंक अमीरों के हाथ में गरीबों का पैसा देने का सिस्टम बन जाएंगे। मगर हुआ क्या? उसके बिल्कुल विपरीत। आज एसबीआई, पीएनबी में जाने की बजाय लोग प्राइवेट बैंक्स में जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ की सर्विसेज अच्छी हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से और कम समय में सारे काम होते हैं। उसी तरीके से सेम हुआ बीएसएनएल एमटीएनएल के अगेंस्ट जब टेलीकॉम कंपनीज आई, और आज आप देखिए बीएसएनएल एमटीएनएल कहीं भी नहीं है। अगर हम पहाड़ी की चोटी पे हों या फिर गोवा की बीच पे या फिर तिरुवनंतपुरम के भारत के एक कोने पे, हम लोग जियो और एयरटेल और वोडाफोन जैसे टेलीकॉम्स को यूज कर रहे हैं। सेम हमारे साथ हुआ उबर और ओला के टाइम पे। जब उबर और ओला आए तो कितना ज्यादा प्रदर्शन थ्री व्हीलर्स वालों ने और मुंबई में टैक्सी वालों ने उनके खिलाफ किया। मगर आज आप देखो वही थ्री व्हीलर वाले, वही टैक्सी वाले स्विच करके उबर और ओला की कैब्स चला रहे हैं, और हम लोग क्या, गरीब लोग भी, मिडिल क्लास में लोअर मिडिल क्लास भी और बुजुर्ग लोग भी उबर और ओला की राइड्स को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम उन सब इंसिडेंट्स में भी चेंज से पहले डर गए होते तो ये सब बदलाव नहीं हो पाते। और आज हम लोगों को जरूरत है कि हम अपने
किसान भाई बहनों के साथ खड़े हों, उनको समझाएं कि ये बदलाव सच में हमारे देश के लिए और इस पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए कितने ज़रूरी हैं। मैं आशा करता हूं मैं आपको अच्छे से सारा का सारा पार्ट में समझा पाया हूं, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप ये पीडीएफ्स तीनों बिल्स के अवेलेबल हैं ऑनलाइन, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स में डाल दूंगा, आप लोग उनको ज़रूर पढ़ें। हम एक पढ़ा लिखा देश हैं और किसी भी चीज़ को बिना पढ़े हमें कभी भी फ्लो में, किसी इमोशन में या किसी अफवाह में नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि वो एक समझदार इंसान की निशानी नहीं है। आशा करता हूं आप लोग ऐसा माने और इन बिल्स को पढ़ें और हमारे किसान भाइयों को भी इस बिल के बारे में समझाएं। थैंक यू दोस्तों। सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर। बाय बाय।